गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न फसलें, कृषि कृषि की विभिन्न विशेषताएं इत्यादि तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की कृषि की बात करें तो राजस्थान की जो कृषि है वह देश की जो कृषि है उसी के अनुरूप इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की अनियमितताएं यानी इरेगुलरिटी देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर वर्ष के सभी माह या बारिश के दिनों में भी बारिश होगी या नहीं, ये अनिश्चित या अनियमित तौर पर या असमान रूप पर देखने को मिलती है। अर्थात यहाँ पर लगातार बारिश नहीं होती है, यहाँ पर बारिश की कोई निश्चितता नहीं है कि बारिश होगी या नहीं होगी। राजस्थान के सभी भागों में बारिश समान रूप से होगी या नहीं होगी, या सभी जगह वर्षा का जो प्रतिशत है वह एक रूप देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, तथा जितनी बारिश की हमें आवश्यकता है उतनी होगी या नहीं, ये भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। राजस्थान की बात करें तो भारत का कुल जो कृषि क्षेत्र है जिस पर कृषि की जाती है तो उसका लगभग 10% जो भाग है वो राजस्थान के अंतर्गत देखने को मिलता है। इसी प्रकार से अगर पूरे देश की बात करें तो देश की लगभग 78% 78% जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर वर्क में लगी हुई है। राज्य का कुल क्षेत्रफल जो 3,42,00,000 हेक्टेयर है, जिसमें से अगर कृषि क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 60% क्षेत्रफल कृषि क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इस प्रकार से अगर हम राजस्थान के विभिन्न भागों को देखें तो राजस्थान के विभिन्न भागों में धरातलीय विषमताएं देखने को मिलती है। राजस्थान का एक भाग जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में पाया जाता है, जिसे हम थार का मरुस्थल कहते हैं, जो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 61% रखता है। पूरा का पूरा क्षेत्र जो मरुस्थलीय या अर्ध मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किया जाता है। ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है ये पूर्णतः वर्षा पर निर्भर है। इसी प्रकार से राज्य का जो दक्षिणी पूर्वी भाग है वो कुल क्षेत्रफल का लगभग 39% है और वो उपजाऊ और वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र है। वहाँ की मिट्टी या फिर तो काली है या फिर बलुई प्रकार की है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत देखें तो जो कृषि योग्य भूमि है और जो सिंचित क्षेत्र है उन सभी में यहाँ पर विषमताएं देखने को मिलती है। यहाँ पर कृषि को मानसूनी जुए के रूप में देखा जाता है, यानी बारिश होगी तो बारिश के साथ साथ फसलें उगाई जाएगी, बारिश नहीं होगी तो यहाँ पर फसलों की संभावनाएं बहुत कम होगी। अगर कुल फसलों के अंतर्गत हम क्षेत्रफल की बात करें तो राजस्थान का लगभग 29.51% जो भाग है वह सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार से कुल बोया गया जो क्षेत्रफल है उसका 33.68% जो भाग है वह सिंचित क्षेत्र के अंतर्गत देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से देखें तो कुल क्षेत्रफल तथा जो बोए गए क्षेत्रफल का जो प्रतिशत है उसमें काफ़ी कम मात्रा में यहाँ पर क्षेत्र उपयोग में लिया जाता है। प्रति व्यक्ति रासायनिक खादों की बात करें या प्रति व्यक्ति खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो इसमें भारी विषमता देखने को मिलती है। तो इसी विषमताओं के बावजूद भी राजस्थान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के तिलहन, बाजरा, मोठ, सरसों, मेथी, कपास, धनिया, जीरा, मिर्च, इन सभी के उत्पादन में राजस्थान एक अग्रणी राज्य अर्थात प्रथम स्थान रखता है। मोटे अनाजों में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। चना, दलहन, सोयाबीन इत्यादि में राजस्थान का द्वितीय स्थान है। दूध के उत्पादन में राजस्थान का चौथा स्थान है और सब्जियों और फलों के उत्पादन में देखें तो यहाँ पर राष्ट्रीय औसत से बहुत नीचे है। तेज हवाएं, तापमान की विषमताओं के कारण यहाँ पर फलोत्पादन का जो कार्य है वो बहुत कम देखने को मिलता है। अब बात करते हैं राजस्थान में जो कृषि की क्या कौन सी विशेषताएं हैं और क्या महत्व है कृषि का राजस्थान के अंतर्गत में। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि राजस्थान की जो कृषि है
उस कृषि का जो अधिकांश जो भाग है वो मानसून आधारित है। राज्य में जो पश्चिमी राजस्थान वाला जो हिस्सा है वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना के कारण पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, इसके अलावा वो पूरा का पूरा मानसून पर निर्भर है। केवल और केवल इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आसपास का जो सिंचित क्षेत्र है वह नहरी सिंचित क्षेत्र होने के कारण मानसून पर निर्भरता उसकी कम है। संपूर्ण देश तथा राजस्थान को यहाँ पर इसी कारण मानसून का जुआ कहा जाता है, क्योंकि बारिश यहाँ पर नियमित रूप से और असमान रूप से देखने को मिलती है। यहाँ पर रबी खरीफ की फसल काफ़ी अच्छी होती है या फिर बिल्कुल भी नहीं होती। यहाँ पर असमय कई बार अकाल हो जाने के कारण यहाँ पर बहुत कम उत्पादन हो पाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यहाँ की जो अधिकांश जो कृषि है वह कृषि जो है वो मानसून पर आधारित है। खाद्यान्न फसलों की अधिकता। फसलों के उत्पादन में खाद्यान्न फसलों के उत्पादन पर कृषक अधिक ध्यान देते हैं तथा वाणिज्यिक या मुद्रादायनी जो फसलें हैं उनके उत्पादन पर कम ध्यान दिया जाता है। यही कारण है कि राजस्थान की जो कुल कृषि भूमि है उसके लगभग 90% जो भाग है वहाँ पर खाद्यान्न उत्पादित किए जाते हैं या फिर विभिन्न प्रकार के जो तिलहन पदार्थ है वह उत्पादित किए जाते हैं। सन 2010-11 की बात करें तो यहाँ पर खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत लगभग 156 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया था। इसी प्रकार से तो देखा जाए तो राज्य का जो अधिकांश जो भाग है वह फसली क्षेत्र है और जो फसली क्षेत्र है उसका जो अधिकांश जो हिस्सा है वह खरीफ फसल के अंतर्गत देखने को मिलता है, यानी जो मानसूनी वर्षा पर निर्भर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि की जाती है उसमें मिश्रित प्रकार की कृषि देखने को मिलती है। यानी यहाँ पर मिश्रित का अर्थ है कि यहाँ पर कृषि के साथ साथ पशुपालन का कार्य भी किया जाता है। हल चलाने, कुओं से पानी निकालने, सिंचाई करने, परिवहन के साधन के रूप में हर प्रकार से यहाँ पर पशुओं का ही अब उपयोग किया जाता है। राजस्थान में अब भी कृषि कार्यों के हेतु जो आंशिक मशीनीकरण हो गया है, लेकिन फिर भी बैल, ऊंट, भैंस इत्यादि का भी महत्व कम नहीं हुआ। इसी के साथ दूध, ऊन, खाल, गोबर एवं अन्य आर्थिक लाभों के लिए भी ऊंट, भेड़, बकरी, गाय, गधे, भैंस इत्यादि यहाँ पर पाले जाते हैं। इनकी निर्भरता पूर्णतः कृषि फसलों या कृषि पर ही प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलती है। राजस्थान की शुष्क जलवायु होने के कारण यहाँ पर पशुपालन को प्रोत्साहित किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर मिश्रित कृषि के रूप में कृषि के साथ साथ यहाँ पर पशुपालन का कार्य भी किया जाता है और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत पशुपालन जो है वो प्रमुख उद्योग के रूप में विकसित हुआ। आगे बढ़ते हैं। शुष्क कृषि। राजस्थान की कृषि की विशेषताओं के अंतर्गत शुष्क कृषि। शुष्क कृषि का अर्थ क्या होता है देखते हैं। राजस्थान में मानसून की जो वर्षा है उसकी कमी रहती है, सिंचाई के साधनों को यहाँ पर काफ़ी अभाव है और शुष्क जलवायु, खुली बालू मिट्टी के कारण यहाँ पर भूमि अधिक समय तक नमी को धारण नहीं रख सकती, यानी वाटर होल्डिंग की जो कैपेसिटी है वो मिट्टी की यहाँ पर कम देखने को मिलती है। अतः नमी को काफ़ी लंबे समय तक बनाए रखने के लिए उचित समय पर फसल बोने तक नमी को बनाए रखने के लिए एक शुष्क कृषि प्रणाली का उपयोग किया जाता है। बार बार जुताई कर पटेला लगाकर नमी को बनाए रखा जाता है, उसके बाद फसल को बोया जाता है। ये कृषि उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर बारिश 10% से भी कम हो या फिर सामान्य तौर पर 50% से कम वर्षा वाले क्षेत्रों के अंतर्गत इस प्रकार की कृषि की जाती है। तो वहाँ पर लगभग जितने भी जो बंजर मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ के लगभग 76% जो कृषि योग्य जो भूमि है वो खाली पड़ी। यही कारण है कि यहाँ पर इजराइल पद्धति के रूप में बूंद बूंद कृषि सिंचाई के रूप में यहाँ पर विभिन्न प्रकार की कृषि की नवीन पद्धतियों का यहाँ पर प्रयोग किया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं कि राजस्थान की कृषि के अंतर्गत राजस्थान की जो कृषि है यहाँ के लोगों की जीविकोपार्जन का प्रमुख साधन है। राजस्थान की लगभग 70% जो जनसंख्या है वह इसी कृषि पर ही आधारित है, वह उसकी आय का एकमात्र और अंतिम स्रोत है। इस कारण यह उनकी जीविकोपार्जन का प्रमुख आधार है। सिंचाई के साधनों की कमी। अगर देखें तो राजस्थान के अंतर्गत जो सिंचाई के जो साधन हैं वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। यहाँ पर
मुख्य रूप से जो कृषि है वह बारिश पर निर्भर है। इसके अलावा जो अन्य जो स्रोत है उसमें कुएं, ट्यूबवेल्स, नहरें इत्यादि साधनों का प्रयोग किया जाता है। राज्य की कुल कृषि क्षेत्र का लगभग 39% जो भाग है उसी भाग पर सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। बाकी का जो 60% जो भाग है वो आज भी बारिश पर ही निर्भर है। राजस्थान के अंतर्गत अगर देखें तो राजस्थान के अंतर्गत जो मुख्य प्रमुख जितनी भी जो भूमि है उसका लगभग 25% नहरों से, 30% ट्यूबवेल से, 24-25% कुओं से और 0.34% जो भाग है वो तालाबों से सिंचित होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर सिंचाई के साधनों की भयंकर कमी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ पर उर्वरकों के उपयोग में कमी, कि राजस्थान के अंतर्गत जितनी भी जो कृषि की जाती है वहाँ पर जो उर्वरकों की खपत है यानी खाद की जो खपत है वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अगर खाद का उपयोग बहुत कम देखने को मिलेगा तो वहाँ पर नो डाउट कहा जा सकता है कि वहाँ के जो लोग हैं वो कम से कम विभिन्न खादों का प्रयोग करते हैं। इसी कारण यहाँ पर उत्पादन भी यहाँ का प्रभावित होता है। मानव श्रम का आधिक्य, विश्व स्तर पर देखें तो भारत की जो कृषि है उसको गहन कृषि के अंतर्गत देखा जाता है। गहन कृषि का अर्थ होता है कि जहाँ पर कम भूमि हो और जनसंख्या का दबाव अधिक हो उन क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। राजस्थान में देखें तो राजस्थान के जो कृषि कार्य के अंतर्गत मानव श्रम का बहुत अधिक उपयोग होता है, लेकिन कम क्षेत्र में अधिक उत्पादन यहाँ पर हो नहीं पाता है। नहीं यहाँ पर जैविक खाद का अधिक उपयोग होता है। कृषि की बुवाई, निराई, गुड़ाई, सिंचाई, कटाई इत्यादि में सभी जगह पर मानवीय श्रम का उपयोग किया जाता है, अर्थात यहाँ पर कम से कम मशीनरी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है क्षेत्रीय विविधता। क्षेत्रीय विविधता का अर्थ है कि यहाँ का जो पूर्वी क्षेत्र है जिसके अंतर्गत अलवर, भरतपुर, जयपुर, टोंक, करौली, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, झालावाड़ के अंतर्गत देखें तो कुल फसली क्षेत्र का लगभग 66% यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत देखें तो यहाँ पर उसका जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्रफल के अनुरूप देखें तो यहाँ पर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ जिलों को छोड़ दिया जाए तो समस्त जितना भी जो पीछे बचा हुआ जो क्षेत्र है उसके 25% भाग से भी कम भाग पर फसली क्षेत्र देखने को मिलता है। वहीं अगर पूर्वी राजस्थान में देखें तो वहाँ पर गेहूँ, जौ, चना, चावल, सरसों, सोयाबीन, ज्वार, उड़द, मूंग, मक्का विभिन्न प्रकार की फसलें यहाँ पर उत्पादित की जाती हैं। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत देखें तो फसलों का जो प्रकार है वो बहुत कम देखने को मिलता है। यहाँ पर केवल बाजरा, मोट, गवार, जौ और तारामीरा की ही खेती की जाती है। पूर्व में अगर बारिश का प्रतिशत देखें तो यहाँ पर 500 mm या 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर के बीच तक या उससे भी अधिक देखने को मिलता है। लेकिन पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत बारिश का जो प्रतिशत है वो आपको 50 सेंटीमीटर से कम ही देखने को मिलता है। इसी प्रकार से पश्चिमी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर, गंगा नहर के कारण यहाँ पर विभिन्न प्रकार के चारिगाहों का विकास हुआ है। तो इस प्रकार से देखा जा सकता है तो यहाँ पर दोनों ही जो क्षेत्र हैं उन दोनों ही क्षेत्रों में काफ़ी विविधता देखने को मिलती है। ये राजस्थान की कृषि की प्रमुख विशेषता है। फिर है कृषि फसलों का मौसमी स्वरूप। कृषि फसलों का मौसमी स्वरूप का अर्थ है कि राजस्थान के अंतर्गत जितने भी जो फसलें बोई जाती हैं तो खरीफ के अंतर्गत 90% जो क्षेत्र है उसमें बारहनी फसलें उगाई जाती हैं जो पूर्ण रूप से आपकी वर्षा पर निर्भर है। राज्य में मानसून का जैसे ही आगमन होता है उससे पूर्व यहाँ पर बारिश का आगमन होने पर यहाँ पर बुआई होती है और उसके अलावा किसी प्रकार का कोई भी अन्य स्रोत नहीं है। फिर भी यहाँ पर विभिन्न प्रकार के देखें तो सरकारी प्रयासों से यहाँ पर उन्नत किस्म के बीजों और उर्वरकों के प्रयोग द्वारा या पौध संरक्षण के विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा यहाँ पर कृषि की नवीन तकनीकी का प्रयोग करके फसलों के उत्पादन में निरंतर यहाँ पर वृद्धि की जा रही है। तो इस प्रकार से राजस्थान के अंतर्गत जो कृषि फसलें पाई जाती हैं उसमें मौसमी स्वरूप देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं कृषि जोतों का आकार छोटा। कृषि जोतों का आकार का अर्थ हो गया कि यहाँ पर छोटे छोटे खेत पाए जाते हैं तो छोटे छोटे खेत में उत्पादन अधिक नहीं हो पाता है। अन्य राज्यों की तुलना में देखें तो यहाँ पर जोत
यानी खेत का जो आकार है वो काफ़ी छोटा देखने को मिलता है। यानी आपके पास खेत तो आपके परिवार का काफ़ी बड़ा है, लेकिन आपके बहुत बड़े परिवार में जोत को हम इस प्रकार से बता सकते हैं कि पूरा का पूरा आपका जो चित्र है, मान लीजिए ये पूरा पूरा खेत है और इस खेत के अंतर्गत मान लीजिए आपके 4 भाई हो गए, तो 4 भाइयों के इस प्रकार से 4 टुकड़े हैं, तो ये पूरा का पूरा जो खेत है वो 4 भागों में बट गया। और एक भाई के अगर मान लीजिए और 4 संतानें हैं तो चारों ने इस प्रकार से 4 और भाग कर दिए। तो इस प्रकार से छोटे छोटे जोत पाए जाते हैं, इसके कारण यहाँ पर उत्पादन जो प्रभावित होता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं कि यहाँ पर कृषि प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी का न्यूनतम यहाँ पर उपयोग किया जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर कृषि उत्पादन जो है वो काफ़ी अधिक प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं, राज्य में कृषि का क्या महत्व है। तो राजस्थान के अंतर्गत राज्य की जो कृषि के अंतर्गत राज्य की जो जनता है वो मुख्य रूप से इसी पर निर्भर है। यहाँ पर राजस्थान की जनता न केवल सामाजिक, आर्थिक और विकास की दृष्टि से, बल्कि धार्मिक, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक रूप से भी इस कृषि पर निर्भर है। कृषि की फसल की बुआई हो, चाहे कटाई हो, चाहे पकना हो, चाहे खलियान से निकाल कर लाना हो, एक निश्चित कालक्रम के अनुसार यहाँ पर देखने को मिलता है। जिस प्रकार यानी हर एक फसल बुआई से लेकर फसल की कटाई के बीच में हर जो बुआई को भी एक त्यौहार के रूप में, जैसे कि आपके आखा तीज का जो मुहूर्त होता है उस समय खेतों के अंतर्गत कह सकते हैं कि उसको हल की पूजा की जाती है और खेतों के अंतर्गत कह सकते हैं कि उसके जो पदार्थ है उनके व्यंजनों का लुत्फ़ उठाया जाता है। हर फसल की कटाई के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पर आपको एक त्यौहार देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी होली का जो त्यौहार हुआ वो गेहूं की कटाई और सरसों की कटाई के बाद देखने को मिला। इसी प्रकार से हर फसल को बोने और काटने के बीच ही हमारे यहाँ पर विभिन्न प्रकार के त्यौहार मनाए जाते हैं। तो न केवल हम आर्थिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक दृष्टि से भी, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से भी, आध्यात्मिक और धार्मिक दृष्टि से भी हमारे बीच में कृषि का काफ़ी महत्व है। जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के समारोह, उत्सव, अनुभूति और उमंगों के साथ संपन्न होते हैं, उसी प्रकार से हम इस कृषि कार्य को करते हैं। कृषि से पेट भरने, जीविकोपार्जन करने या अर्थतंत्र को सुदृढ़ करने या सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए ही उसको आधार नहीं प्राप्त होता है, वरन जीवन की प्रसन्नता, कृषि के सारे जीवन की एक कला प्राप्त होती है। कृषि के महत्व को हम इस प्रकार से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कृषि का क्या महत्व है। तो राज्य का शुद्ध घरेलू उत्पाद का ये प्रमुख स्रोत है। अर्थात ये हो गया कि राजस्थान की जो कृषि है, तो कृषि का जो सकल घरेलू उत्पाद का जो हिस्सा की बात करें तो उसमें सबसे ज़्यादा योगदान जो कृषि का रहता है। अगर सन 2010-11 के आंकड़ों की बात करें तो कृषि का जो योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में वो लगभग 26.37% रहा है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है एक काफ़ी बड़ा हिस्सा जो रहता है वो कृषि का राज्य की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत रहता है। लेकिन ये जो तथ्य है ये पूर्ण रूप से निर्भर करता है कि यहाँ पर मानसून, अकाल या बाढ़ जैसी जो अनियमितताएँ यहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो ये न यहाँ पर किसी न किसी रूप में कृषि को प्रभावित करता है, यानी उत्पादन यहाँ पर प्रभावित होता है। जबकि मानसून अगर सामान्य रहा तो भी कृषि उत्पाद भी यहाँ पर काफ़ी सामान्य देखने को मिलता है। वर्तमान में राज्य की लगभग कुल आय जो रहता है उसका लगभग 50% जो भाग होता है वो पशुपालन एवं कृषि से प्राप्त होता है। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य की जो शुद्ध घरेलू उत्पाद जो है उसके अंतर्गत इसका प्रमुख योगदान रहता है, यानी काफ़ी अधिक आय इससे प्राप्त होती है। राज्य की 78% जो जनसंख्या है उसकी आजीविका का एक प्रमुख साधन है, वह एक कृषक के रूप में या कृषि मजदूर के रूप में या अप्रत्यक्ष रूप से जितने भी जो लोग कृषि से जुड़े हुए हैं उन सभी के लिए एक रोजगार का एक साधन है, जिससे लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। वो मजदूरी करके यहाँ से अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कृषि आधारित कच्चे माल की आपूर्ति का प्रमुख स्रोत है, चाहे हम कपड़े उद्योग की बात करें, चाहे चीनी उद्योग की बात करें, तेल, दलहन, बीड़ी बनाने के कारखाने, इसबगोल, ग्वारगम, जोजोबा, गुड़, मशरूम, किन्नू, आटा, सूजी, मैदा, बेसन, साबुन, विभिन्न प्रकार के पैंट्स, बियर, फल उत्पादन, विभिन्न प्रकार के रेशे, ये सभी के सभी जो उद्योग हैं उनका जो कच्चा माल होता है वो कृषि से प्राप्त होता है। तो इन उद्योगों को जो कच्चे माल की आपूर्ति होती है वो कृषि से ही प्राप्त होती है। तो कृषि जो है वह इन उद्योगों का प्रमुख आधार है जिनसे इसको कच्चा माल प्राप्त होता है।
सरकार को बहु राजस्व करों से आय, राज्य के लिए विभिन्न प्रकार के जो कर हैं उन कर से इस प्रकार से आय होती है। जैसे कि अगर कृषि उत्पाद के अंतर्गत बात करें तो अफीम का उत्पादन चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिलों से होता है, और वहाँ पर जो अफीम का उत्पादन होता है उस पर नारकोटिक्स विभाग या विभिन्न जो अन्य कर होते हैं उनको राज्य की जो सरकारी खजाने होती है उसके अंतर्गत वृद्धि होती है। खाद्यान्न की पूर्ति एवं आत्मनिर्भरता, राज्य के अंतर्गत कृषि का उत्पादन अधिक होने से हम पूर्ण रूप से हमारे जो खाद्यान्न की आवश्यकता रहती है उस पर हम आत्मनिर्भर बनते हैं और दूसरे राज्यों से हमें किसी प्रकार का आयात नहीं करना पड़ता है। राज्य की जिस प्रकार से जनसंख्या बढ़ रही है उसके लिए जो खाद्यान्न की जो आवश्यकता है वो सभी आवश्यकताएं यहाँ से प्राप्त होती है। इसके अलावा कुछ जो एक्सेस में हमारे पास जो बच जाता है धान उसको हम निर्यात भी करते हैं। इसके अलावा ये आय का प्रमुख स्रोत है। राज्य सरकार को कृषि उपज कर के रूप में इससे आय प्राप्त होती है। सिंचाई एवं बिजली की आपूर्ति से भी राज्य को आय प्राप्त होती है, तो इस प्रकार से सरकार को इससे आय प्राप्त होती है। परिवहन, व्यापार और संचार की दृष्टि से महत्व, यानी इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के खाद्यान्न, तिलहन जिनसे तेल निकाला जाता है, उद्योगों का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमें पहुंचाना है तो हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता होती है। तो जहाँ जहाँ पर मांग है उन क्षेत्रों में इन परिवहन के साधनों का प्रयोग करते हुए हम उन भागों में इन सामान को बेचते हैं। इस प्रकार से व्यापार और विपणन के कारण, यानी ये जो व्यापार और परिवहन के जो उद्योग हैं वो भी इसके साथ साथ विकसित होते हैं। इसी प्रकार से संचार के साधनों का प्रयोग करके इनकी मांग को जाना भी जाता है और इसके माध्यम से धन की तो प्राप्ति होती है, साथ साथ में रोजगार के भी अवसर जो हैं वो प्राप्त होते हैं। फिर हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो इस प्रकार से है, कृषि आधारित उपभोक्ता उद्योगों का विकास। कृषि के लिए कई प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता रहती है, जैसे कि हमें विभिन्न प्रकार के यंत्र चाहिए, विभिन्न प्रकार के उपकरणों की आवश्यकता चाहिए, मशीनों की आवश्यकता होती है, ट्रक, ट्रैक्टर, थ्रेशर, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक, रासायनिक उर्वरक, लकड़ी के विभिन्न प्रकार के सामान, औजार, इन सभी कृषि उपयोग की जो वस्तुओं का विकास कृषि के विकास पर ही निर्भर है। अगर कृषि का विकास नहीं होता है तो ये सारे के सारे जो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए जो अन्य सहायक जो उद्योग है वो भी किसी न किसी प्रकार से प्रभावित होते हैं। तो इस प्रकार से इन दूसरा उपभोक्ता उद्योग है उनको भी यहाँ पर विकास होता है। सामाजिक एवं आर्थिक महत्व, कृषि कैलेंडर की बात करें तो रबी, खरीफ, जो जायद की जो रंग है तो उसके अंतर्गत सामाजिक जड़त्व को हम समाप्त करके नई उमंग, उल्लास और रंग भरने में पूर्ण सहयोग प्रदान करता है। फसल की कटाई या फसल का पकना एक नई उमंग एवं आनंद का संचार करता है। यही कारण है कि खरीफ की फसल की प्राप्ति के आनंद के लिए हम दीपावली मनाते हैं, रबी की फसल की आनंद की प्राप्ति के लिए हम होली का त्यौहार मनाते हैं, और रबी की जो फसल का जो उत्पाद प्राप्ति के बाद जो कृषक समाज की जो विवाह संबंध, टीका, विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजन जिसमें सवामणि लिया जा सकता है, भोज, तीर्थ यात्रा करना, भ्रमण, पद यात्रा, ये सभी जो कार्य हैं वह इन्हीं फसलों के कटने के बाद संपादित की जाती है। तो आर्थिक दृष्टि से फसल उत्पादन से जो भी आय प्राप्त होती है वही आय कृषक का आधार है, उसकी अर्थव्यवस्था की धुरी है, उसी के आधार पर वह सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करता है और कृषि इस प्रकार से सामाजिक एवं आर्थिक दोनों ही प्रकार का महत्व यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर बात करते हैं क्या राजनीतिक महत्व भी है। तो कृषक जो समुदाय है वो बहुत बड़ा एक वोट बैंक माना जाता है। यही कारण है कि हर जगह पर किसान आंदोलन होते हैं, किसान को हर पार्टी अपना वोट बैंक बनाना चाहती है। यही कारण है कि जय जवान जय किसान का नारा बुलंद किया गया है और अभी वर्तमान में जो किसान आंदोलन चल रहा है वह भी कहीं न कहीं राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित कहा जा सकता है, या विभिन्न पार्टियों का इसको समूह उसको संरक्षण भी मिला है। इसी प्रकार से विभिन्न प्रकार के जैसे कि कृषि ऋणों की जो माफ़ी की योजनाएं हैं या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, ये सभी जो योजनाएं कृषकों को लेकर चलाई जाती हैं उसमें कहीं न कहीं राजनीतिक महत्व की महक आपको ज़रूर देखने को मिलती है। फिर बढ़ते हैं कि न केवल ये सभी क्षेत्र, इसके अलावा मंडी, बैंक, बीमा क्षेत्र का भी विकास होता है। किसान अपनी फसलों को मंडी में ले जाकर बेचता है। जो
बेचने के बाद जो रकम प्राप्त होती है वह बैंक में जमा करता है, बैंकों से लेन देन होता है। किसान के लिए विभिन्न प्रकार की ऋण योजनाएं होती हैं, वो बैंक के माध्यम से संचालित की जाती हैं। केसीसी भी बैंक के माध्यम से चलता है। कृषि फसलों का बीमा होता है, तो बीमा कंपनी हो, चाहे मंडी हो, चाहे बैंक हो, इन सभी का जो विकास है वह इससे प्रभावित होता है। तो इस प्रकार से ये विभिन्न प्रकार की आपके कृषि के महत्व को हम इस प्रकार से देख सकते हैं।